सभी दर्शक भाइयों से, स्टूडेंट से प्यार भरा नमस्कार। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं गुप्त काल का है। आप एक बार आश्चर्य करेंगे कि गुप्त काल का कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने भाई को ही मारकर अपनी भाभी से ही विवाह किया। क्या ऐसा स्थिति आ गया था कि अपने भाई को ही मारना पड़ा, मृत्युदंड दे दिया, छुप के दिया कि पब्लिक के सामने दिया। क्या ऐसी स्थिति थी? कौन ऐसा गुप्त शासक था? और गुप्त में वो बहुत ही प्रतापी राजा भी था। तो हम गुप्त पर चर्चा करेंगे। गुप्त वंश के पहले राजा, फिर उसके बाद फिर उनकी पत्नियां, उनकी मां, कौन किसकी मां, कौन किसकी पत्नी, यहां से भी प्रश्न पूछते हैं। किन लोगों ने कौन सी उपाधि धारण किया और उन उपाधियों के पीछे क्या लॉजिक रहा है और उन लोगों ने क्या क्या अपना मुद्राएं चलाए, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुप्त शासक में गुप्त वंश की बात करते हैं। गुप्त वंश, तो गुप्त वंश की अगर बात करते हैं तो गुप्त वंश का जो पहला राजा आता है, आप सुन चुके होंगे, गुप्त वंश का जो पहला राजा है श्रीगुप्त, 275 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 280 ईस्वी तक शासन करता है। मात्र महाराज की उपाधि धारण कर, मात्र महाराज की उपाधि धारण कर। तो श्रीगुप्त इस वंश का क्या है? संस्थापक। श्रीगुप्त इस वंश का क्या है? ये संस्थापक है भैया। क्या है? संस्थापक। संस्थापक। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का राजा, पहला राजा बनता है। इसने उपाधि कौन सा धारण किया है? तो इसकी उपाधि की अगर बात करते हैं, उपाधि, इसकी उपाधि महाराज है। महाराज। महाराज का मतलब होता क्या है? यह एक छोटा सा राजा था, किसी राजा के अधीन राजा था। जो किसी राजा के अधीन राजा होते थे उन्हें महाराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाराज। तो इसने महाराज की केवल उपाधि धारण किया था। इसका केवल शासन प्रयाग में ही था, प्रयाग तक ही सीमित था। प्रयाग का मतलब इलाहाबाद का क्षेत्र, जिसे इन द प्रेजेंट टाइम क्या कहते हैं? प्रयागराज। तो इसका क्षेत्र कहां पर था? केवल प्रयाग में ही था, केवल प्रयाग में ही शासन था। तो एक चीज, इसके नाम का कोई मुद्रा हमें नहीं मिलता है। इसके नाम का कोई मुद्रा, कोई लेख नहीं मिलता, कोई अभिलेख नहीं मिलता है, कोई मुद्रा नहीं मिलता है, कोई मुद्रा व लेख उपलब्ध नहीं, उपलब्ध नहीं, कोई लेख नहीं, कोई मुद्रा नहीं इसका हमारे पास उपलब्ध है। तो एक संस्थापक गद्दी पर कब बैठता है? 275 से 280 ईस्वी एडी में इसका शासनकाल रहता है और इसके बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठता है। इसका जो सन है, इसका जो पुत्र है घटोत्कच। हालांकि महाभारत में भी आपको एक मिलेगा घटोत्कच, लेकिन वो दूसरा घटोत्कच, ये दूसरे। तो इनके पुत्र का नाम क्या है? घटोत्कच। घटोत्कच ये राजा बनता है और इसका शासनकाल 280 से लेकर 319 या 20 भी लिख देते हैं, ये दोनों मिलता है। 319 या 320 ईस्वी एडी, यहां तक इसका शासनकाल है। इसने भी केवल महाराज की उपाधि धारण किया था। इसकी उपाधि क्या है? महाराज। महाराज का मतलब जान गए होंगे, एक छोटा सा राजा, किसी राजा के अधीन राजा, छोटा सा राजा, इसका भी क्षेत्र उतना ही। तो इस पे इतना है। इसका भी कोई मुद्रा, कोई भी मुद्रा
स्वर्ण की हो या रजत की हो या कांस्य की, कोई मुद्रा नहीं उपलब्ध है अभी तक, कोई लेख नहीं उपलब्ध है इसका। तो ये दो इसके राजा हो गए। इसके बाद में अगर आते हैं तो इनके बेटे आते हैं, इनके पुत्र का नाम है चंद्रगुप्त। और ये चंद्रगुप्त नाम का व्यक्ति जो आता है गद्दी पर बैठता है, ये पहला व्यक्ति है, इसलिए इसको चंद्रगुप्त प्रथम कहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम। ये 319 या 320 भी कहीं कहीं लिखा है, तो 319 ज्यादा सही माना जाता है, कहीं कहीं 320 में। जब ये गद्दी पर बैठता 319 या 320 में, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे आपको संदेह नहीं करना कि ये कौन सा क्या सही है, इस पे एग्जामिनर कभी भी डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि वो जान रहे हैं। तो 319 या 320 में गद्दी पर जब बैठता है, उसी समय ही एक नया संवत चलाते हैं, गुप्त संवत। हालांकि इसके पहले एक चल चुका है शक संवत, और उसके पहले एक चल चुका था विक्रम संवत, ईसा पूर्व वाला। तो एक गुप्त संवत चलाते हैं, और 319 से लेकर ये 335 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। ये इनकी एक विशेषता ये मिलती है, ये पहली बार शक्तिशाली राजा के रूप में उभरते हैं। और अब ये महाराज की उपाधि धारण नहीं करते हैं, ये उपाधि जो धारण करते हैं महाराजाधिराज। महाराजाधिराज, महाराजा यानी कि महाराज धन अधिराज, महाराजाधिराज की उपाधि पहली बार किसने धारण किया है? तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्वतंत्र राजा बन रहे हैं। पहली बार कौन सी उपाधि धारण कर रहे हैं? महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि ये धारण करते हैं पहली बार। ऐसा महाराजाधिराज की उपाधि सबसे पहले कौन धारण करता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम। और इन्होंने विवाह जो किया है एक लिच्छवी राजकुमारी, संभवतः नेपाल की है, कुमार देवी। पूछा गया प्रश्न है, छोटे से लेकर बड़े तक, अर्थात IAS से लेकर PCS समीक्षा अधिकारी, जिसे RO कहते हैं, या BDO या कोई भी XYZ, लेखपाल, रेलवे, SSC, बैंक, जो भी एग्जाम, सब जगह से यहां से प्रश्न आते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां से नहीं पूछा जाता, बस पूछने का तरीका, तौर तरीका बदलता है। पिछली बार उत्तर प्रदेश में BEO यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी का परीक्षा हुआ था, उसमें यहां से पूछा गया था 4 शासक, उनकी चारों की पत्नियों का नाम मिलान करने के लिए था। बहुत से लोगों ने गलत कर दिया, 1 नंबर चला गया। सरल क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो धिक्कार है आपके जीवन को। इसलिए सरल गलत नहीं होना चाहिए। सरल गलत होने का मतलब होता है आप सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। इक्का दुक्का हो जाए वो बात अलग है, लेकिन कई जब गलत करते हैं सरल कठिन में तो अलग बात है ना। चलिए, तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम कुमार देवी। ये इंपॉर्टेंट है, कुमार देवी इनकी पत्नी का नाम है। ये तो ये कौन है कुमार देवी? ये लिच्छवी राजकुमारी हैं। और लिच्छवी का मतलब क्या है? संभवतः नेपाल की थी। ये स्वतंत्र राजा बनते हैं, इसलिए महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं। और ये सिक्का चलाते हैं। पहली बार सोने का सिक्का अगर कोई चलाया है गुप्त काल में तो इन्होंने ही चलाया है। हालांकि स्वर्ण सिक्का सबसे पहले चलाने का कार्य जो किया गया है यवन शासकों ने किया है। हिंद एवं यूनानी जिसे कहते हैं, तो हिंद एवं यानी कि यवन शासक ने चलाया था। यहाँ पे ये पहली बार जो है स्वर्ण सिक्का चलाते हैं। पहली बार ऐसा होता है, पहली बार गुप्त शासक की बात हो रहा है। गुप्त शासकों में पहली बार जो है स्वर्ण सिक्का चलाया। स्वर्ण सिक्का या स्वर्ण मुद्रा कह सकते हैं। स्वर्ण सिक्का पहली बार गुप्त शासकों में पहली बार ऐसा हो रहा है स्वर्ण सिक्का। और अभी तक जो माना गया है
चांदी का जो सिक्का सबसे पहले चलाया है इनके बेटे का बेटा अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया। अभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उसे मानता है, लेकिन हाल ही के अनुसंधानों में अब इनका भी एक चांदी का सिक्का प्राप्त हो गया है। हालांकि अभी आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उसको नहीं मानता है क्योंकि उसी पुराने पर चल रहा है, जबकि इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि इनका एक सिक्का मिल गया, इसका मतलब इन्होंने चांदी का सिक्का चलवाया था, एक सिक्का मिल गया है चांदी का। तो लेकिन सोने का सिक्का पहली बार यही चलाए हैं। यहां तक हो गया। इनकी पत्नी का नाम क्या नाम है? ये कुमार देवी। ये किस वंश की थी? लिच्छवी वंश की, लिच्छवी वंश। और लिच्छवी वंश कौन है? नेपाल की संभवता है, संभवता नेपाल की। क्लियर हो गया। इन्हीं से एक पुत्र का जन्म होता है, इन्हीं से एक पुत्र का जन्म होता है। इनके पुत्र का नाम है समुद्रगुप्त, जो प्रतापी राजा बनते हैं। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में अगर बात करते हैं तो 335 में यह गद्दी पर बैठते हैं, 335 में, और 300 लगभग का तक चलते हैं 75 ईस्वी तक, 75 ईस्वी तक, ये समुद्रगुप्त। हालांकि इनके एक भाई का नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, इनके एक भाई का नाम काचगुप्त था। इनके भाई का नाम भाई काचगुप्त। काचगुप्त ये कौन थे? काचगुप्त समुद्रगुप्त के ही भाई थे। भाई समझ रहे हैं? बरदर नहीं तो समझ लीजिए गाना आपको याद आने लगे, भाई भाई में अक्सर होता है, वो अलग चीज है। तो इनके भाई समुद्रगुप्त हैं। ये समुद्रगुप्त बहुत ही प्रतापी राजा थे। अगर ये बात करें उत्तर भारत, अगर भारत की बात करें तो उत्तर भारत ये आर्यावर्त है और ये है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त आर्यावर्त के 9 राजाओं को इन्होंने हरा दिया था। आर्यावर्त के कितने राजाओं को? 9 राजाओं को, 9 राजाओं को पराजित किया था। और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को, 12 राजाओं को इन्होंने पराजित कर दिया था, हरा दिया था। अब यहाँ काटने का मतलब मार सकते हैं, जो भी है मारे होंगे, हरा दिए हैं, पराजित किए हैं। तो आर्यावर्त के 9 राजाओं को और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को किसने पराजित किया है? इस समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त हालांकि बहुत ही संगीत प्रेमी थे, कवि प्रिय थे, कविताएं भी करते थे, लिखते भी थे, और गाने वाला काम, बीड़ा बजाते थे बहुत मधुर धुन में। तो इसलिए इनके जो मुद्राएं मिली हैं, इनके मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए इन्हें दिखाया गया है। तो बीड़ा का शौकीन राजा कौन है? ये बीड़ा बजाने का शौकीन राजा समुद्रगुप्त। कवि प्रिय के मतलब कवि प्रिय होने के कारण या संगीत प्रिय होने के कारण इनको कविराज की उपाधि भी मिला है, कविराज। इसके साथ साथ इनको विक्रमांक की भी उपाधि मिलता है। इसके साथ में महाराजा धीराज की उपाधि मिलता है, ये भी महाराजा धीराज की उपाधि लेंगे। अब जितने राजा आएंगे इनके बाद में महाराजा धीराज की उपाधि सभी लेते हैं, क्योंकि सभी स्वतंत्र हैं, शक्तिशाली राजा हैं। तो पहली बार किसने लिया है महाराजा धीराज की उपाधि? इन्होंने लिया है। अब इसके बाद में कौन लिया? ये भी लिए हैं जितने आएंगे। तो विक्रमांक की उपाधि, इनकी उपाधि की अगर बात करते हैं तो विक्रमांक है, इनकी उपाधि का नाम है विक्रमांक। विक्रमांक की उपाधि, विक्रमांक के आगे लिख सकते हैं कविराज की उपाधि। कविराज की उपाधि भी लिया इन्होंने। कविराज के अलावा और से परम भागवत की भी उपाधि लेते हैं। किसकी उपाधि? परम भागवत। भागवत। लेकिन हालांकि
कुछ इतिहासकार मानते हैं परम भागवत की उपाधि और कुछ इतिहासकार नहीं मानते हैं, इसलिए यह मानना ठीक नहीं, मतभेद हो गया। परम भागवत की उपाधि कौन लेते हैं? इनके बाद में जो बेटे आते हैं, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। वो परम भागवत की उपाधि लेते हैं क्योंकि वो विष्णु के परम भक्त, अनन्योन भक्त या विष्णु के उपासक थे। उनको सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं। इनको सब इतिहासकार स्वीकार न करने के कारण ये अमान्य कर दिया गया। लेकिन हालांकि ऐसा बनाया जा सकता है, प्रश्न समझे रहना है। तो परम भागवत की उपाधि सब नहीं मान रहे हैं। विक्रमांक है, कविराज है, इसके अलावा बीड़ा बजाने वाले हैं ऐसे। हाँ क्या भैया, ठीक। इसके अलावा देखिए और क्या मिल सकते हैं, ये अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। क्या किए थे? इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ के कारण इनको अश्वमेध परक्रम भी कहा गया है, अश्वमेध कर्ता भी कहा गया है। और इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? अश्वमेध कर्ता भी कह सकते हैं, पराक्रम भी कह सकते हैं। अश्वमेध के बारे में जो भी लिखा रहेगा अश्वमेध कर सकते हैं। इसके अलावा अश्वमेध कर्ता, अश्वमेध परक्रम भी कह सकते हैं। इनको एक स्वच्छत्व राजा भी कहा गया है। ये कई उपाधियां इनके पास इस तरीके की हैं। ये आगे हम लोग और विस्तार में पढ़ेंगे एक एक राजा के बारे में डिटेल से, उनका प्रशासन कैसे रहा है, प्रशासन में राजा की भूमिका, और साथ में इनके जो अधीनस्थ उपराजा हैं, उपराजा मतलब राज्यपाल, जो इन्हीं के ही बेटे मुख्य रूप से सगे संबंधी बनाए जाते थे, वो कैसे शासन चलाते हैं। यहां तक हो गया। अब समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं, है तो कई। अब देखिए जो समुद्रगुप्त हैं, इन्होंने किससे विवाह किया है? समुद्रगुप्त, तो यहां पे इनकी पत्नी का नाम कुमार देवी, इनकी पत्नी का नाम, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम अगर देखेंगे तो एक चीज और थोड़ा सा आप जानिए। समुद्रगुप्त जो है क्या नाम है, दत्ता देवी जो है हरिसेन बहुत प्रसिद्ध है। हरिसेन जो है तो इनके समय के बहुत ही प्रसिद्ध, इसको हटा देते हैं काचगुप्त को, इनके समय के एक प्रसिद्ध बहुत ही कवि थे, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हरिसेन इन्हीं के दरबार में रहते थे। कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो हरिसेन किसके दरबार के में रहते थे? समुद्रगुप्त के। और इन्होंने एक प्रशस्ति पत्र लिखा है। प्रशस्ति मतलब होता है, क्या लिखा है? प्रशस्ति लिखा है। प्रशस्ति का मतलब होता है राजा के बारे में जो चीजें बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखी जाए, बहुत लिखा जाए, प्रशंसा में लिखा जाए, राजा की प्रशंसा जिसमें किया जाए, उसी को प्रशस्ति कहते हैं। अब ये भी पूछा गया प्रश्न है, प्रशस्ति में राजा की प्रशंसा किया जाता है। अब आपको जानना है किया जाता कि नहीं किया जाता, तो राजा की प्रशंसा इसमें होता है प्रशस्ति में। और इन्होंने हरिसेन ने एक प्रशस्ति लिखा है जिसका नाम है पर्याग प्रशस्ति। अब पर्याग प्रशस्ति किसने लिखा है? हरिसेन ने। किस भाषा में लिखा होगा? संस्कृत भाषा में, विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये जानिए। तो क्या लिखा है इन्होंने? प्रशस्ति, पर्याग प्रशस्ति। ये किसकी रचना है? समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है, हरिसेन की रचना है। इसमें समुद्रगुप्त की हरिसेन ने भूरी भूरी कर प्रशंसा किया है, भूरी प्रशंसा, काफी ज्यादा प्रशंसा इसमें। और इनकी पत्नी का नाम जो है दत्ता देवी।
तो इतना इनका गुप्त क्या हो गया, सर्व स्वक्षेत्र राजा, परम भागवत माना नहीं जाएगा, विक्रमांक माना जाएगा, कविराज माना जाएगा, अश्वमेध कर्ता माना जाएगा, अश्वमेध यज्ञ भी माना जाएगा, और भी अनेक उपाधियां हैं। एक चीज और लिख सकते हैं, इनकी माता जो थी वो कुमार देवी, इनकी माता समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी लिच्छवी वंश की थी, इसलिए इनकी एक उपाधि और मिलता है लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र, ये इनकी उपाधि एक और मिलती है, लिच्छवी दौहित्र, इन्हीं की उपाधि। लिच्छवी दौहित्र मतलब लिच्छवी का पुत्र, यानी कि लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र, ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी इनकी माता, इसलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब इनके बाद में देखिए यहां तक हो गया। इनकी पत्नी जो समुद्रगुप्त है, इनकी पत्नी दत्ता देवी है। तो उस समय राजा जो है कई पत्नियां रखते थे, और कई पत्नियां रखने के पीछे क्या कारण था, कई पत्नियों से कई पुत्र होंगे, और जो भी पुत्र होते थे मुख्य रूप से अपने ही पुत्र को उपराजा या उपराज्यपाल कहिए, उपराज्यपाल या उपराजा बनाया जाता था। जो अनेक प्रांत जो होते थे उन प्रांतों के प्रमुख हुआ करते थे, इसीलिए कई पत्नी कई विवाह का प्रचलन था, ताकि कई पुत्र हों और वो आपस में संभाल सके, उन पे ही विश्वास रहता था, क्योंकि उस समय राजा के लिए मारकाट ज्यादा चलता था। तो इतना हो गया। अब इसके बाद में इतना नोट कर लीजिए, फिर अगले इसके बाद में हम ले चलते, इतना नोट कर लीजिए तुरंत। अब आगे हम देखेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम है भैया, दत्ता देवी, दत्ता देवी, इन्हीं से इनका विवाह हुआ है, BEDS बेड्स, इन्हीं का इनका विवाह हुआ है। और इनका शासनकाल कितना रहा है आपको बता दें, 335 से लेकर 375 तक, 335 से लेकर 375 ईस्वी तक शासन रहा। इनसे जो बेटा जन्म लेता है इनका नाम है, दो बेटे उसे हैं, दो बेटे हैं। पहले बेटे का नाम रामगुप्त, दूसरे बेटे का नाम चंद्रगुप्त। ये जो चंद्रगुप्त भैया ना, इसके पहले एक और आ चुके थे, इसलिए इनको हम लोग समझने के लिए दूसरा कहते हैं, चंद्रगुप्त दूसरा। और उसे एक चंद्रगुप्त और मिले रहे थे आपको, चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और ये चंद्रगुप्त पहले और दूसरे के रूप में आ गए हैं। तो ये बड़े बेटे हैं, कौन है, बड़े, और ये कौन है, छोटे। छोटे बड़े छोटे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, जो भी है। तो बड़े राजा में, राजा के बाद राजा, उनके पुत्र देख रहे हैं, श्रीगुप्त के बाद में कौन आ रहे हैं, घटोत्कच आ रहे हैं, उनके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम आए हैं, उनके बाद में कौन आए हैं, समुद्रगुप्त आए हैं, समुद्रगुप्त के बाद में कौन आएंगे, बड़े ही बेटे आएंगे, इसलिए राजा ये बनते हैं। रामगुप्त राजा बनते हैं गुप्त वंश के। लेकिन इन्हीं के समय में होता क्या है, पूरी कहानी समझेंगे अगर यहाँ की बात करते हैं, क्योंकि गुप्त वंश वाले मुख्य रूप से अगर देखेंगे, गुप्त वंश वाले उत्तर भारत में ही मुख्य रूप से शासन कर रहे थे। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को पराजित करके अपने अधीन केवल किया था, न कि गुप्त साम्राज्य में मिलाए थे, अपने अधीन किए थे, मिलाए नहीं थे, अपना राजस्व लेते थे। तो ये इतना पूरा का पूरा, जब जो पूरा इंडिया है, इन्हीं के समय में, रामगुप्त के समय में चीन से लोग, कुछ विदेशी लोग आए और यहाँ पर कब्जा कर लिए हैं, शासन कर लिए हैं, और वो भारतीयों जैसा नाम अपना धारण कर लेते हैं और शक कहलाते हैं। शक जो हैं वो वास्तव में विदेशी हैं,
लेकिन वो भारतीयों जैसा अपना नामकरण करते हैं, भारतीय जैसा सब नाम रख करके भारतीयों में मेल मिलाप कर लिए हैं, और इसलिए ये शक कहलाते हैं। और ये जो शक कहलाते हैं अपना नाम रखते हैं, इन्हीं में से जो प्रतापी राजा रहता है रुद्र सिंह तृतीय। तो यहां पर ये अगर बात करेंगे, ये सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र, कठियावाड़ा, सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, कठियावाड़ा जो क्षेत्र है, इतना अगर बात करते हैं तो पश्चिमी मालवा है। यहीं पर पश्चिमी मालवा में, सौराष्ट्र में और कठियावाड़ा में ही शक लोग अपना शासन करते थे। यहां पर ही शक लोग, शकों के राजा को शकपति कहा जाता था। शकपति कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय, ये शकपति, शकों का राजा है, रुद्र सिंह तृतीय। तो इसी के समय में इनका युद्ध हो गया था, इन्हीं के समय में इनका युद्ध हो गया था। रामगुप्त से इस शकपति के राजा से युद्ध हो गया। इस युद्ध में हुआ क्या, यह जो रामगुप्त है थोड़ा आलसी प्रवृत्ति, कायर साबित होते हैं, युद्ध में हार जाते हैं। हारने के बाद में इस शकपति ने, जो रुद्र सिंह तृतीय है, इसने प्रस्ताव रखा, संधि होता है हारने पर, समझौता होगा। इसने रखा, भैया मैं आपको पूरा का पूरा साम्राज्य वापस दे दूंगा, जितना आपका साम्राज्य सब वापस ले जाइए, लेकिन उसके बदले में आप अपनी पत्नी को हमारे पास कर दीजिए, गिरवी के रूप में, जो भी समझिए। वो पत्नी अब आपकी नहीं रहेगी, हमारी पत्नी रहेगी। इन्होंने मान लिया कि सोचे होंगे पत्नी अगर एक चली जाएगी दूसरी पत्नी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, राजा तो हम ही हैं। लेकिन सवाल क्या, युद्ध में हार कर अपनी पत्नी को दांव में लगाना, ये भारतीय संस्कृति के, भारतीय कल्चर के, भारतीय सभ्यता के सम्मान के पात्र होगा? देखना है अब आगे क्या होता है, क्या सम्मान के लायक है कि नहीं। किसी युद्ध में हार कर अपनी पत्नी को दांव में लगा देना, ये मुझे लगता है हम भारतीयों के शान के खिलाफ है। विदेशियों के लिए चल जाएगा, लेकिन हमारे भारतीयों के लिए शान के खिलाफ है। इसलिए ये युद्ध में तो आते हैं, हार गए हैं, दांव लगा दिए हैं, लेकिन चिंतित हैं, अपने दरबार में बैठे हैं, अपने दरबार में मंथन कर रहे हैं, क्या करें क्या न करें। इनके भाई जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उम्र में अभी बहुत ही छोटे हैं। इन्होंने इनसे पूछा, भाई, बड़े बड़े भाई, क्या समस्या है, समस्या को बताएं, प्लीज टेल टू मी योर प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो इन्होंने कहा कि मैं सॉल्व कर सकता हूं, हल कर सकता हूं आपकी समस्या को, प्लीज कृपया बताइए। तो इन्होंने बताया, ऐसी ऐसी स्थिति है कि हम हार गए हैं और तुम्हारी भाभी को दांव पे लगा दिया, उनको भेज देना है। तो इन्होंने कहा, ठीक है भैया, हम समस्या का हल कर देते। एक चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, जो छोटे भाई हैं, इनकी पत्नी का जो नाम था धुरुस्वामिनी, इनकी पत्नी का क्या नाम था? धुरुस्वामिनी। इनका विवाह जो हुआ था, बेड्स मतलब विवाह हुआ था ध्रुव देवी। इन्हीं ध्रुव देवी का दूसरा नाम क्या है? धुरुस्वामिनी भी कह सकते हैं, धुरुस्वामिनी, दोनों नाम एक ही है, चाहे धुरुस्वामिनी कहिए और चाहे ध्रुव देवी। जैसे मोदी को प्रधानमंत्री जो है
मोदी कहिए या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आज के समय में नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए हैं, प्रधानमंत्री के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए नरेंद्र मोदी जी। चाहे नरेंद्र मोदी जी कहिए, चाहे मोदी जी, चाहे प्रधानमंत्री जी, चाहे मोदी जी कह दीजिए, मोदी के नाम से भी प्रसिद्ध। तो ऐसे इनका नाम ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी इन्हीं की पत्नी है। तो इन्होंने चंद्रगुप्त ने समस्या को हल करने के लिए अपने भाभी ध्रुव स्वामिनी के भेष में साड़ी अपना बढ़िया से पहनकर मेकअप करके अपना इस शकपति के पास जाते हैं, शकपति के पास जाते हैं। और शकपति जब रात्र में ध्रुव स्वामिनी से मिलने चाहता है, वास्तव में ध्रुव स्वामिनी तो होती नहीं है, होती कौन है ये, और इन्होंने रात्र में ही इनका काम तमाम कर दिया और अपने आदमियों को भी फिट किया था कि इस तरीके हम करेंगे, और इनकी सेनाओं पर हमला करके इनको पराजित कर दिया और पराजित करके यहां से मार भगाया सबको और यहां पर आक्रमण कर लिया। आते हैं अगले दिन, घर पर ही बड़ा मंथन विचार करने के बाद इन्होंने ये सोचा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोचा कि हमारा भाई कायर है, ऐसे भाई का रहना इस पृथ्वी पर धिक्कार है। राजनीति में, प्रशासन में ये सब ज्यादा चलता है, समाज में इस तरीके का नहीं चलता। समाज का सिस्टम अलग है, राजनीति का प्रशासन का सिस्टम अलग है, प्रशासन का अलग, राजनीति का अलग, राजा का अलग। राजनीति में अलग सिस्टम चलेगा, कूटनीति में अलग चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये राजा के भाई हैं, इन्होंने सोचा ऐसे भाई की, कायर भाई की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने अपने भाई की, रामगुप्त की हत्या कर दिया। सोचिए कहां से कहानी कैसे बन रही है। हत्या करके, हत्या करने के बाद में क्या होगा, अब ये राजा तो नहीं रहेंगे, राजा ये बन जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये इतना आगे चलकर प्रतापी राजा होता है, इतना आगे प्रतापी राजा कि इनके पास नवरत्न रहते हैं, कालिदास जैसे नवरत्न, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ जो बिहार में जन्म लेने वाले थे, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ इनके दरबार में, कालिदास जैसे संस्कृत के महानायक, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, अनेक नाटकों की रचना किया। चंद्रगुप्त भारत का शेक्सपियर कहे जाते हैं कालिदास, इन्हीं के दरबार में थे। वराहमिहिर हैं, धनवंतर हैं, कई ऐसे नायक, महानायक, अनेकी नवरत्न इनके दरबार में। और इन्होंने उपाधि फिर धारण किया है विक्रमादित्य की उपाधि। विक्रमादित्य, इनके जो पिता थे विक्रमांक की उपाधि धारण किए थे। इसके पहले बता दिए विक्रमांक, विक्रमांक की उपाधि धारण किए थे और ये विक्रमादित्य की उपाधि। इसलिए इनको चंद्रगुप्त द्वितीय के बजाय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और ये जब राजा बनते हैं, राजा बनने के साथ साथ ही ये जो ध्रुव स्वामिनी हैं, इनकी जो अभी भाभी हुआ करती थी, इनसे विवाह कर लिया। और विवाह करना इनके सामने मजबूरी रहा होगा, जो भी रहा होगा XYZ, वो समझना प्रशासन में क्या रहा, उस समय की स्थितियां क्या थी। इनसे विवाह करके राजा बनते, नहीं तो समस्या आता कि नहीं, क्योंकि भाई की हत्या की है। यहाँ के अमीरों ने, सब लोगों ने मिलकर इनको राजा बना दिया, शासन को चलाना था, देखना था, इसलिए यहां तक सबके समझ में आ गया। तो अब जो अभी इनकी पत्नी हुआ करती थी, अब ये पूरा समझ में आ गया कहानी। अब इसको हम हटा देते हैं, यहां तक पूरा का पूरा ये हट गया है। राजा इसका मतलब समुद्रगुप्त के बाद में कौन बनते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसको हराए थे, किसको मार दिए थे, इनको। ये लोग कहां पे थे, यहां पे। क्लियर हो गया, इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया, ध्रुव देवी, ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी कह सकते हैं, ध्रुव स्वामिनी।
ध्रुव देवी कही या ध्रुव स्वामी, और इनसे एक पुत्र का जन्म होता है। इनसे एक पुत्र, इनके पुत्र का क्या नाम है? कुमारगुप्त। और ये कुमारगुप्त कब से कब तक, ये देखिए 375 में गद्दी पर बैठते हैं, 375 में गद्दी पर बैठते हैं, 415 तक ये रहते हैं गद्दी पर। और ये 415 से लेकर कब तक रहते हैं? 455 तक, ईस्वी तक, यहां तक गद्दी पर रहते हैं कुमारगुप्त। ये वही कुमारगुप्त है जिन्होंने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। भारत में इस समय नालंदा विश्वविद्यालय जो है मतलब उस समय सबसे बौद्धों का केंद्र हुआ करता था, प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा दी जाती थी और सबसे प्राचीन विद्यालयों में आता था। हालांकि इससे पहले प्राचीन अगर बात करेंगे, ईसा पूर्व की बात करेंगे तो तक्षशिला था। तक्षशिला विश्वविद्यालय इस समय पाकिस्तान में आता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने। हालांकि इस नालंदा विश्वविद्यालय को जब बख्तियार खिलजी आते हैं, बख्तियार खिलजी मतलब मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में वहां पर आते हैं, उनके साथ में आते हैं, तब उन्होंने यानी कि बख्तियार खिलजी ने इस इनके द्वारा बनवाए गए नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया था। तोड़ने के साथ साथ ही जलवा भी दिया, तहस नहस कर दिया था बख्तियार खिलजी। बख्तियार काकी खिलजी अलग हैं, बख्तियार खिलजी अलग हैं। तो बख्तियार खिलजी ने तोड़वा दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को इन्होंने ही बनवाया। यहां तक क्लियर हो गया। एक और यहां पे जानिए, इनकी एक पत्नी और थी, इनकी पत्नी का नाम था नागा देवी। नागा देवी नागवंश की पत्नी थी इनकी ये पत्नी। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक और पत्नी का नाम मिलता है नागा देवी या नाग देवी, ऐसा भी कह सकते हैं। कुबेर नागा, नाग देवी नहीं, कुबेर नागा कहते हैं, कुबेर नागा, कुबेर नागा, नागवंश। कुबेर नागा इनकी पत्नी है। कौन है? ये पत्नी है। किसकी पत्नी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। इनसे एक पुत्री का जन्म हुआ है, इनसे एक पुत्री का जन्म हुआ है और इस पुत्री का नाम है प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। और किनसे जन्म लिया है? कुबेर नागा। कुबेर नागा एक महिला है, इन्हीं की पत्नी है। नागवंश की ये राजकुमारी थी, ये राजकुमारी की, ये भी राजकुमार के ही, राजा के ही पुत्री। इनका विवाह अगर बात करेंगे, विवाह रुद्र देव सिंह से होता है। रुद्रदेव सिंह या रुद्रदेव तृतीय जो है, तृतीय है कि द्वितीय है, रुद्रदेव से होता है। रुद्रदेव द्वितीय, रुद्रसेन कह सकते हैं, रुद्रसेन द्वितीय। ये रुद्रसेन जो द्वितीय है ये वाकाटक वंश का है। वाकाटक वंश, वाकाटक वंश जो होता है ये उस समय थोड़ा सा कर्नाटक का क्षेत्र, तेलंगाना का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र मिला करके एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के राजा वहीं पे राज करते थे। और ये इनकी जो माता थी रुद्रमा एक महिला थी जो शुरुआत में लगभग 35 वर्षों तक शासन किया था रुद्रमा ने, इनकी माता ने। और 35 वर्ष में ही लगभग ज्यादा से ज्यादा वर्ष तक पुरुष के भेष में शासन किया था रुद्रमा ने। वाकाटक वंश की वाकाटक राज्य है, काकती वंश वहां पे थे, तो वाकाटक वंश कह सकते हैं या वाकाटक राज्य कह सकते हैं। तो काकती वंश वाले आ जाते हैं, तो वहां पे रुद्रमा के ये बेटे हैं, इन्हीं से इनका विवाह हुआ था बेड से।
तो प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। हालांकि कुछ वर्षों के बाद में इनका मृत्यु हो जाता है, रुद्रसेन द्वितीय का। इसलिए संरक्षक के रूप में राजा का काम ये करती हैं और इनको हेल्प इनके पिताजी करते हैं। इनके संरक्षक इसलिए इन्हें बनाए जाते हैं। इनके 2 पुत्र थे, वो दोनों पुत्र अल्पवयस्क थे। हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इनके दोनों पुत्रों का अगर नाम देखेंगे, इनके दोनों पुत्रों का नाम वो क्या नाम है, इनके दोनों पुत्रों का नाम थोड़ा सा कठिन लगता है, ध्यान नहीं आ रहा अभी मुझे। तो इनके दोनों पुत्रों का नाम सेन करके है, दामोदर सेन ऐसे कुछ नाम है, 2 पुत्र हैं। तो ध्यान आएगा तभी बता देते हैं। तो बहुत छोटे थे, इसलिए संरक्षक का ये बनती हैं और मुख्य रूप से देख रेख करते हैं। तो क्लियर हो गया प्रभावती गुप्ता। और एक कुमार गुप्त हैं, कुमार गुप्त के भी बारे में जान गए हैं। और इनकी अगर पत्नी का नाम पूछता है, इनका विवाह किससे हुआ है, तो इनकी पत्नी का भी नाम जानना है। तो वहां पे जानी गए हैं, इनकी पत्नी जो है दत्ता देवी हैं। उनकी इनके पिता, इनकी जो माता थी वो कौन थी, कुमार देवी थी, है ना। और इनकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी है या ध्रुव सामनी है, और एक दूसरा कुबेर नागा है। और इनकी पत्नी का नाम जो है बेट्स जो है, इनका किसके साथ विवाह होता है, तो इनका भी जो नाम जानना है, इनका नाम है अनंत देवी या देवी कहिए, क्या कहिए, अनंत देवी या देवी, अनंत देवी या देवी। तो दोनों नाम मिलते हैं, ये भी नाम मिलता है, ये भी नाम मिलता है। तो हो सकता है एक ही हो सकता है दोनों हो, लेकिन ये और इनसे जो है, इनसे जो पुत्र जन्म लेता है उनका नाम है अस्कंद गुप्त। अस्कंद गुप्त, ये अस्कंद गुप्त जो है, इनका शासन लगभग 455 से लेकर 467 तक चलता है। अस्कंद गुप्त ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के समय में हूणों का, हूण कौन थे, बर्बर लोग थे, हूणों का आक्रमण होता है। हूणों का आक्रमण इन्हीं के समय होता है। हूण मतलब गांव में लोग नहीं कहते हैं भैया हुराड़ लड़के हो के, हुराड़ मतलब बहुत बर्बर जात के, खाना बदोश, लड़ाकू प्रवृत्ति के। गांव में लोग कहते हैं लड़के बड़ा हुराड़ हो के, हुराड़ का हो, हुराड़ हो के, हका हुराड़ हो के, हुराड़ लड़के हुराड़ी करत है, ऐसे गांव में लोग बोलते हैं। हमरा नहीं बोलता है, गांव में लोग ऐसा बोलते हैं, लड़के बड़ा हुराड़ हो के। हुराड़ मतलब हूण, यानी कि असभ्य, जाहिल टाइप के, लड़ाई झगड़े वाले, उजड़ टाइप के, यही लोग हूण लोग थे। ये हूणों का आक्रमण इन्हीं के समय होता है। और इन्हीं के बाद से जितने शासक आए सब अयोग्य शासक आते हैं। इन्हीं के बाद में गुप्त वंश का अवनति शुरू हो जाता है। यहां से नहीं, इनके बाद से जो शासक आए, इनके बाद से जितने शासक आए सब अयोग्य शासक आए और गुप्त वंश का अवनति शुरू हो जाता है। ये अस्कंद गुप्त। अब इनकी पत्नी का नाम नहीं, 4 लोगों की पत्नियों का नाम ही पूछा जाता है, बाकी अभी तक किसी का नाम नहीं पूछा गया है और न संभावना बनता है। तो इनकी पत्नी का नाम दत्ता देवी इंपॉर्टेंट है या देवी, यहां तक क्लियर हो गया। अब इस अस्कंद गुप्त के समय में बताया कि हूणों का आक्रमण, इन्हीं के समय अवनत कार्य शुरू हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि इसी में समाप्त हो गया है, अब एक एक राजा का स्पेशल, एक स्टेप बाय स्टेप एक एक राजा के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ना होगा। तो इनके बाद में अगर बात करते हैं अंतिम राजा, अगर बात करते हैं तो अंतिम राजा अस्कंद गुप्त के बाद में कौन आते हैं, अंतिम राजा जो बनते हैं वो होते हैं कुमार गुप्त तृतीय। कुमार गुप्त तृतीय, ये कुमार गुप्त तृतीय अंतिम राजा हैं। और इनका अगर शासनकाल देखेंगे तो 543 से लेकर 550 ईस्वी तक रहता है, अंतिम राजा। हालांकि विष्णुगुप्त को भी इनके बाद में कुछ लोगों ने माना है, इनके बाद में एक और आते हैं विष्णुगुप्त।
विष्णुगुप्त। तो अगर ऐसा ऑप्शन में दिया जाता है कि अंतिम राजा कौन है, तो अंतिम राजा इनका नाम है तो ये हो जाएगा, इनका नाम है तो ये हो जाएगा, दोनों का नाम दिया है तो अंतिम राजा ए, अंतिम राजा विष्णुगुप्त। इनके बाद में कुछ दिन तक रहते हैं, थोड़े समय के लिए। जैसे मुगलों में आप देखेंगे अंतिम राजा कौन बनते हैं, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जिसे कहते हैं। पहला नहीं, पहला तो मुअज्जम है, शाह आलम जिसे कहते हैं, साहिब खबी खान ने कहा था, वो अलग है। ऐसे अंतिम राजा ये, लेकिन इनके बाद में कुछ समय के लिए विष्णुगुप्त, इनके बाद में एकदम कहानी समाप्त गुप्तों का। तो ये थे गुप्त के राजा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। अब आप लोग थोड़ा सा प्रश्न बताएंगे। प्रश्न आपको ये बताना है कि अगर ये दिया गया गुप्त शासकों में किसने सबसे पहले परम भागवत की उपाधि धारण किया, तो गुप्त शासकों में सबसे पहले परम भागवत की उपाधि, परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया, परम भागवत की उपाधि सबसे पहले किसने धारण किया, तो कौन सा उत्तर होगा, जल्दी से बताइए। तो कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सबसे पहले। इससे क्या पता चलता है, ये उपाधि से क्या पता चलता है कि यह विष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक विष्णु के उपासक थे। एक प्रश्न यहां से। दूसरा अगर प्रश्न ये देखा तो ये परम भागवत जो विष्णु के उपासक हैं, ये कहाँ से पता लगता है, कैसे पता लगता है, तो इन्होंने एक जो है लौह स्तंभ बनवाया था, लौह स्तंभ का निर्माण कहाँ कराया था, इसका निर्माण कराया था मेहरौली में। मेहरौली ये कहाँ पर है, कुतुब मीनार परिसर में, कुतुब मीनार परिसर। कुतुब मीनार परिसर सभी जानते हैं दिल्ली में, दिल्ली में कुतुब मीनार है, मेहरौली में आता, दिल्ली में किस जगह पे, मेहरौली में। तो दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार परिसर में लौह स्तंभ का निर्माण कराया था, जिसमें ये चंद्र शब्द लिखा है। तो किसने यह बनवाया, इन्होंने बनवाया। ये प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है। और एक प्रश्न और पूछ सकते हैं, स्कंद गुप्त जो अभी हमने बताया, जिसके समय में पहला हुणों का आक्रमण होता है, उन्हीं के बाद में गुप्तों का अवनत शुरू हो जाता है। तो स्कंद गुप्त एक नाटक लिखा गया है, इस नाटक को किसने लिखा है, इस नाटक को स्कंद गुप्त नाटक जो लिखा गया है किसने लिखा है, तो जय शंकर प्रसाद ने, जय शंकर प्रसाद सुने होंगे। कामायनी इन्होंने ही लिखा, प्रसिद्ध आंसू इन्होंने ही लिखा है ना। स्कंद गुप्त एक नाटक है, ये किसने लिखा है, जय शंकर प्रसाद ने। और एक चीज और है, जो क्या नाम है, भारत में अगर बात करते हैं तो ये भारत का जो है जो ये भारत में गुजरात है, गुजरात में एक नहर था, सौराष्ट्र में सुदर्शन, सौराष्ट्र में ही सुदर्शन झील, सौराष्ट्र गुजरात में ही आता है, गुजरात को ही कहा जाता था। तो सुदर्शन झील
का इन्होंने इस अस्कंद गुप्त ने पुनरुद्धार कराया था। अगर आ गया गुप्त काल का कौन सा ऐसा राजा था जिसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था, तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? अस्कंद गुप्त ने कराया था। पुनरुद्धार कौन कराया था? अस्कंद गुप्त ने। अस्कंद गुप्त ने पुनरुद्धार कराया था। ये तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? पुनरुद्धार किसने कराया था? इस अस्कंद गुप्त ने। ये बन सकता है। अब अगर यहीं से ये बना दिया जाए कि सुदर्शन झील कहाँ पर है, तो गुजरात के सौराष्ट्र में। सबसे पहले किसने बनवाया था? तो सबसे पहले अगर बनवाया था किसी ने, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो उपराजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उनके उपराजा ने बनवाया था। क्या नाम था? पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उनका बेटा आता है बिंदुसार। बिंदुसार के बाद में उनका बेटा अशोक, सम्राट महान अशोक। अशोक के समय में उनके उपराज्यपाल जो थे, जो सौराष्ट्र में थे उपराज्यपाल, उस उपराज्य ने पणेगुप्त नाम था, तो उसने इसको पूर्ण करवाया था। इसको बनवाया क्यों गया था? सिंचाई के लिए, सिंचाई करने के लिए बनवाया गया था। कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बनवाया गया था। तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? इन्होंने। बाकी सुदर्शन झील के टॉपिक में आप देखे हैं, इतना यहाँ तक रिवीजन हो गया, क्लियर हो गया। अब एक चीज अगर और पूछ लिया जाए, गुप्त काल के शासकों में सबसे पहले और सबसे ज्यादा मयूर आकृति का रजत मुद्रा पहली बार और सर्वाधिक मात्रा में किसने चलवाया? मयूर आकृति का मुद्रा जो है सबसे पहले किसने चलवाया? तो ये भी पूछा जा सकता है। मयूर आकृति का, मयूर मतलब मोर के आकृति का, मयूर आकृति का रजत मुद्रा किसने चलवाया? तो कुमारगुप्त का नाम सुने ही होंगे। तो उस कुमारगुप्त ने, जिन्हें शक्रादित्य भी कहा जाता है, किसने चलवाया था? कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया है ना। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। इस कुमारगुप्त को शक्रादित्य भी कहते हैं, इन्हें महेंद्रादित्य भी कहते हैं। महेंद्रादित्य बाकी विस्तार में कुमारगुप्त पर चलेंगे। कुमारगुप्त को कुमारगुप्त प्रथम भी कह सकते हैं, कुमारगुप्त को कुमारगुप्त प्रथम भी कह सकते हैं। तो शक्रादित्य या महेंद्रादित्य ने सबसे पहले ये मयूर आकृति का रजत मुद्रा चलाया है, सबसे पहले। और किसी का मयूर आकृति का मिलता भी नहीं, मिलेगा तो औन्नत में इक्का दुक्का मिलेगा, नहीं तो नहीं। और सर्वाधिक मात्रा में इन्होंने ही चलवाया, कुमारगुप्त ने। मैं कहता हूं मेरे वीडियो को लाइक करें भैया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब इसी पर हम जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।